प्रकाश के परावर्तन का आज हम लोग है ना चौथा चौथा क्लास यानी कि प्रकाश के परावर्तन का चौथा क्लास फोर्थ क्लास आज हम लेकर आए। अगर दोस्तों और आपने है ना पार्ट है ना थ्री अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देखें है ना, और हमारे इस चैनल यानी कि सक्सेस है ना सक्सेस बोर्ड को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का आने वाले वीडियो को आप देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज की वह है कि गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आरेख के नियम क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण बनने वाले किरण का आरेख क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो गोलीय दर्पण में बनने वाले है ना किरण के लिए 4 नियम होते हैं और 4 नियम को बारीकी से हमको पढ़ना पड़ेगा। पहला नियम क्या कहेगा, पहला नियम जो है जब आपतित प्रकाश की किरण वो प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। अब एक एक करके समझते हैं कि वो पहला नियम क्या कहता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं और यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। यह हो गया आपका, मान लीजिए कि यह हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। जब यहाँ से क्या होता है, यह प्रधान अक्ष हो गया। जब प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण खींचे जाती है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, तो वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है ना। और ये फर्स्ट नियम है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर खींची गई रेखा है ना, जब परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। यह हो गया पहला नियम। यह क्या हो गया? पहला नियम। समझ में आ गया दोस्तों। अगला नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है, जब आपतित प्रकाश की किरण जब आपतित प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है, तो वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते में लौट जाते हैं। जैसे कि फिर से देखिए फिगर के हिसाब से, बगल में फिगर बना होगा, फिर से हम समझते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण। यहाँ से ये हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया? प्रधान अक्ष। और यहाँ से ये होता है ना, इसको बोल देते हैं यहाँ वक्रता त्रिज्या सेंटर। जब क्या होता है, जब इससे हम ये प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो यह परावर्तन, यहाँ से जब प्रकाश की किरण आते हैं तो परावर्तन के बाद यहाँ से परावर्तन करेगा और इसी रास्ता में क्या होगा, लौट जाता है। तो ये हो गया दूसरा नियम। ये क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। वही सब मैंने लिखा है। अगला नियम, अगला जो कहता है, अगला ध्यान से हम लोग समझेंगे। अगला जो है वो कहता है जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है, फोकस से, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यानी देखो पहले पहले था कि वक्र इस सी से गया था, पहले किससे गया था, सी से गया था। इससे पहले सी से गया तो उसी रास्ता में लौट गया था। अब कहाँ से गुजार रहा है, अब नियम कह रहा है कि कहाँ से, तो गुजार रहा है फोकस से। यानी कि ये हो गया सी है ना, और ये हो गया एफ है ना। जब ये प्रकाश को कहाँ से गुजारा जाता है, तो इस तरीके से फोकस से गुजारा जाता है ना। जब फोकस से गुजारा जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के ऐसे समांतर हो जाता है ना। प्रधान अक्ष क्या हो जाता है, तो समांतर हो जाता है ना। तो वही ये हो गया तीसरा नियम, यानी कि जब फोकस से गुजारा जाता है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अगला देखते हैं चौथा नियम। टोटल 4 थे, लास्ट नियम है। चौथा क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है, तो ध्रुव से, यानी कि सी को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाता है। इस अभिलंब का कार्य कौन करता है, तो प्रधान अक्ष। इसको ध्यान से देखिएगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, यानी कि यह हो गया आपका, यह हो गया ये हो गया आपका दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण किससे कहेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो है ना, और बारिश बूढ़ा सतह क्या रंगा हो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये हो गया आपका ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव। जब ध्रुव से क्या होता है, यहाँ पर कोई किरण को यहाँ पर गुजारते हैं ना, यहाँ पर गुजारते हैं तो यहाँ से क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से ये हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है ना, और यहाँ से क्या हो गया है, तो परावर्तन हो गया। ठीक है, तो यह एंगल और यह एंगल, दो एंगल बना है जो क्या क्या कहलाता है, ये आपतन कोण हो जाता है ना, और ये क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। और ये प्रधान अक्ष जो होता है ना, ये प्रधान अक्ष, यह जो है वह किसका काम करने लगता है, तो यह काम करने लगता है वह अभिलंब का। किसका काम करने लगता है बच्चे, अभिलंब का काम करने लगता है। टोटल कितने नियम थे, तो 4। कितने नियम थे, तो 4 नियम थे। आइए हम चारों नियम को समझते हैं, फिर से समझते हैं 4 नियम को। पहला नियम क्या बताया था कि अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर कोई दर्पण रहेगा, पहला नियम क्या बताया, अगर यहाँ पर कोई दर्पण रहेगा और ये क्या है, तो
प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के है ना अगर समांतर आती कोई प्रकाश की किरणें होती है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वह है ना फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम क्या बताया है कि जब है ना जब ये प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजरा जाता है, तो प्रकाश की किरण को सी से कहाँ से गुजरा जाता है, तो है ना सी से। अगर सी से गुजारा जाता है प्रकाश की किरण को तो फिर आगे समझते हैं दोस्तों दूसरा नियम। दूसरा क्या बताया था कि मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है और ये इस तरीके से है ना कलाई कर दिए हैं, तो ये से प्रधान अक्ष यहाँ पर जाता है। तो अगर मान लो कि अगर हम सी से गुजारते, कहाँ से गुजारते हैं, तो सी से, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, जैसे ये आता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, एवो को फिर किससे गुजारा है, तो फोकस से। किससे गुजारा है, तो फोकस से। जैसे फोकस से गुजारते हैं तो क्या होता है, इसके समांतर, मुख्य से समांतर हो जाते हैं। और तीसरा मैंने क्या बताया कि यहाँ से किससे, तो चौथा यहाँ बताया गया है कि पी से। किससे, पी से। जैसे पी से ये जाएगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ या है ना टकरा करके लौट जाता है, जो आपतन कोण ये कहलाता है और ये क्या कहलाता है, तो परावर्तन कोण कहलाता है। ये टोटल था 4 नियम। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि है ना आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। ठीक है, आइए समझते हैं एक एक करके। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर है ना, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या डिफिनीशन लिखेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी कि जिसका परावर्तक सतह धांसा हो, क्या हो, धांसा हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, क्या हो, उभरा हो, क्या कहलाता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है ना। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। पिछला क्लास में बताया है कि इसकी है ना फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और इसकी क्या होती है, तो होती है तो धनात्मक। क्या होती है, तो धनात्मक होती है। अगला देखिएगा, तीसरा है अंतर कि अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। इसमें है ना क्या बनेगा, बड़ा भी बनेगा और क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा, है ना, बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। जबकि इसमें क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल में हमेशा क्या होता है, तो छोटा ही बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अंतर जो है चौथा है, वह अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक। जिसको क्या बोलते हैं, रियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रियल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, इसमें क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब है ना काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब तो काल्पनिक है ना बनता है। टोटल कितने अंतर हो गए, तो 4 गो। टोटल कितने अंतर हो गए, तो 4 गो। एक बार आप अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, है ना, इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि अवतल दर्पण में है ना बनने वाले किरण आरेख को खींचे। किरण आरेख को पहले ध्यान से हम लोग समझेंगे और एक एक करके अब अपने कॉपी में इसको बारीकी से जरूर बनाइएगा किरण आरेख को। ठीक है, अगला है कि किरण आरेख पहला क्या कहता है, पहला जो कहता है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है वस्तु को, जब अनंत पर रखा जाता है। अनंत मतलब क्या होता है, कहीं भी। अनंत मतलब क्या होता है, कहीं भी। यहाँ पर हम कहीं भी वस्तु क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर कहीं वस्तु क्या कर सकते हैं, तो हम लोग रख सकते हैं। जब यहाँ वस्तु को रखे हैं तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ से जाता है लाइन तो कहाँ से, ये फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, फोकस से। ये जाता है तो कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो इसका स्थिति क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो अनंत पर। कहाँ रखा जाता है, तो अनंत पर। जैसे अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो उसका आप स्थिति याद कर लीजिएगा कि स्थिति क्या होगा, वह तो इसका स्थिति अनंत पर रहेगा। स्थिति क्या रहेगा, तो है ना अनंत पर। क्या रहेगा, तो अनंत पर रहेगा। उसके बाद इसका आकार कैसा होगा, तो सीधा। कैसा होगा, तो सीधा होगा। और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो बिंदु के जैसा। कैसा होगा, तो बिंदु के जैसा होगा। आप इसको बारीकी से देख सकते हैं और अच्छे से बनेगा अपने कॉपी पे। अगला देखते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में हो। कहाँ कहाँ हो, तो अनंत और सी के बीच में। मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए अनंत लिया है ना, और सी मतलब क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्य, वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ पर सी यानी कि अनंत और सी के बीच में वस्तु को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जाता है और कहाँ से गुजरेगा, तो याद रखिएगा हमेशा फोकस से, है ना। और ये कहाँ से गुजार दिए इसको, तो हम यहाँ से गुजार दिए। ठीक है, तो इसके बीच में बना प्रतिबिंब जो होता है वो इसका स्थिति क्या होगा, तो स्थिति इसका क्या होगा, स्थिति सी और एफ के बीच होगा। आकार वस्तु से छोटा होगा। प्रकृति क्या होगा, तो उल्टा होगा। क्या होगा, प्रकृति उल्टा होगा। सिर्फ आपको है ना ये ध्यान से याद करना पड़ेगा
है ना, क्योंकि यह सब जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इसके लिए फिगर आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं कि जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, और सी पर वस्तु को रखा जाता है तो कुछ नहीं, देखिए अगर सी पर हम रखेंगे ना तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, उसी के जस्ट नीचे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसका स्थिति क्या होगा, केंद्र पर होगा, क्या होगा, केंद्र पर होगा। आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। प्रकृति क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। मगर याद रखिएगा उल्टा तो होगा मगर वस्तु के बराबर ही बनेगा और केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर रखेंगे केंद्र पर ही बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, कब, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु है ना सी पर हो तब। अगला देखते हैं, अगला चौथा में देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, कहाँ हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो। तो आपका सी हो गया, है ना ये, और एफ क्या हो गया, ये, है ना। तो ये अगर दोनों के बीच में अगर हो तो फिर क्या होगा, उसका स्थिति क्या होगा, सी तथा एफ के बीच में होगा तो आकार वस्तु से दोगुना होगा, है ना। ये देखिए ध्यान से, है ना, ये आपको वस्तु दिख रहा होगा, यह वस्तु के लगभग लगभग क्या होता है, यह दोगुना हो गया, क्या हो गया, यह दोगुना हो गया। और इसका प्रकृति क्या होगा, यह कहा होगा था उल्टा होगा, कैसा होगा, तो यह उल्टा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पचमा में आते हैं। पचमा जो है दोस्तों कि जब वस्तु को एफ पर हो, है ना, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, जब वस्तु को एफ यानी कि फोकस पर रखते हैं तो क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, यहाँ से आपतित किरण गया है और यहाँ क्या किया है, रिफ्लेक्शन हो गया। जो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से ही गुजरता है। और यहाँ वस्तु की स्थिति को कहाँ से गुजरती है, तो सी से, कहाँ से गुजरती है, सी से। और यहाँ पर ये वस्तु रखा गया और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इमेज बन ही नहीं सकता, यहाँ इमेज नहीं बन सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्थिति फोकस पर तो है, वरना इसका आकृति बनेगा और ना इसका क्या बनेगा, तो प्रकृति बनेगा। यहाँ पर इसका कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ क्या होगा, फोकस पर ही रहेगा। अगला देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु है ना एफ और पी के बीच हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच हो। देखिए ध्यान से दोस्तों, यानी कि मैंने ये पी हो गया, है ना, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, दोनों के बीच में क्या मैंने ये वस्तु को रख दिया। तो उसका स्थिति देखो यहाँ पर बन गया, है ना, कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। अगला देखते हैं ध्यान से, ये इस तरीके से बन गया है ना। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि स्थिति क्या होगा, एफ और पी के बीच होगा, आकृति क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और प्रकृति क्या होगा इसका, तो सीधा होगा, क्या प्रकृति इसका, है ना, सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। अगला आगे देखते हैं। अगला है जब वस्तु कहाँ पर हो, पी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, पी पर हो, जब वस्तु पी पर यानी ध्रुव पर होगा तो कहाँ बनेगा, और इस पर बनेगा, है ना। इसका कोई मिसली नहीं होता है, ठीक है, यानी ध्रुव पर ही बनेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे कितने हो गए, तो 7। 7 के साथ आपको, है ना, कॉपी पर अच्छी तरीके से क्या करना है, वीडियो को पॉज करते हुए, है ना, अच्छी तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन पर कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए, है ना। उत्तल दर्पण में, है ना, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में सिर्फ उत्तल दर्पण में 2 ही इमेज होते हैं, उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वस्तु को अनंत पर। देखिए ये क्या चीज़ है ना, ये आपको दिख रहा होगा अनंत, क्या है ये, अनंत। कहीं भी हम वस्तु पर क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पर हम रख देते हैं। जैसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, वस्तु कहाँ रखा जाता है, तो अनंत पर, तो ये जाता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स होता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है, तो है ना ये रिफ्लेक्स हो जाता है, ये भी क्या होता है, रिफ्लेक्स हो जाता है ना। डॉट डॉट कहाँ मिल जाता है, ए पर, फोकस पर, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है इसका स्थिति क्या होगा, तो फोकस पर। प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। आकार क्या होगा, तो बहुत ही छोटा होगा इसका आकार, क्या होगा, आकार इसका बहुत ही छोटा होगा। अगला देखते हैं उत्तल दर्पण में, किसमें देख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में, है ना। उत्तल दर्पण का दूसरा देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका स्थिति क्या होगा, अनंत और ध्रुव पर बनेगा। प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। आकार क्या होगा, तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। अब समझ सकते हैं, है ना, कि यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना, इसको जरूर केयर कीजिएगा। अवतल दर्पण के उपयोग को लेके, है ना, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला उपयोग हम लोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा उपयोग करते हैं रोगियों के नाक कान गला को देखने में, है ना, तीसरा उपयोग करते हैं सोलर कुकर में, और चौथा है सर्च लाइट में, पांचवा है
टॉर्च में, छठा है टेबल लैंप में, है ना। इन सब को हम एक एक करके कि आखिर हम हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, अवतल का उपयोग रोगियों को नाक कान देखने में क्यों करते हैं, सोलर का उपयोग क्यों करते हैं, सर्च लाइट का उपयोग अवतल दर्पण क्यों करते हैं, सबको हम एक एक करके, है ना, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हजामती दर्पण में, किसमें, तो हजामती दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों नहीं हम, है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल का ही क्यों करते हैं। तो समझिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और धूल के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और, है ना, बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है ना। क्या बनता है, तो बड़ा बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और मुख्य अक्ष के रूप में प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बात समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है ना, वह वस्तु से हमेशा क्या दिखाई देता है, तो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के तो पीछे बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। और वो बनता कैसा है, तो याद रखिएगा कैसा बनता है, तो काल्पनिक। कैसा बनेगा, तो वो काल्पनिक बनता है। इसलिए हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर जो होता है उसमें क्यों करते हैं। देखिए, सोलर कुकर क्या होता है, तो सोलर जो होता है प्रकाश में, जैसे पढ़ लेते पहले कि जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है और इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है ना। इसमें खाना वाना पकाने के लिए सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब सन जो होता है, प्रकाश जो होती है, प्रकाश जो आती है और सब क्या करती है, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, तो अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो यही क्या होता है, कुकर जो होता है इसमें सारी प्रकाश किरण क्या करता है, एक जगह एडजस्ट कर लेता है, फोकस पर क्या करता है, वहाँ पर, है ना, लेकर के आता है, जिससे वहाँ पर ऊर्जा बहुत मिल पाता है, जिससे कारण क्या होता है, अपना खाना बना लेता है। इसलिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगर उत्तल का उपयोग करता तो वहाँ पर एक जगह प्रकाश की किरण जमा नहीं होता और वहाँ पर गर्म भी नहीं होता और खाना नहीं बन पाता। इसलिए उत्तल का नहीं होता है और किसका हो जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाड़ियों के, अगला क्वेश्चन क्या है, तो, है ना, गाड़ियों के हेडलाइट में दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है ना। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो अवतल का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है और इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। जब प्रकाश फोकस से भेजा जाता है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, यही गुण के कारण क्या है, मतलब गाड़ी अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग है ना स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण की किरणें को प्रधान और उसके समांतर भेजते हैं, जो सही परावर्तित किरण फोकस से गुजर, है ना, फैलती है और प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो, है ना, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है, और यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर करने का मतलब जो गाड़ी जो होती है ना, उसका क्या होता है ना, दर्पण होता है। ये जो होता है इसमें किसी का क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, फिगर देखते हैं। तो इसमें फिगर देखते हैं या पीछे वाला जो गाड़ी आती है उसका हम लोग देखते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा क्या बनाता है, तो छोटा। क्या बनाता है, छोटा, और पूरा बनाता है। ऐसा नहीं कि छोटा बना दे तो उसको पूरा छोटा कर दे, आधा काट दिया, ऐसा बात नहीं है। यह क्या करता है, यह पूरा के पूरा प्रतिबिंब बनाता है, किसमें, तो यह उत्तल दर्पण में। और पीछे की जितने भी वस्तु होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज के इतना ही है, और अगला टॉपिक जो है प्रकाश का परिवर्तन का, है ना, पार्ट, है ना, या फोर्थ था, और
पार्ट 5 हम अगले क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम आप लोग को इस चैप्टर से क्या करवाने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या कराएंगे, तो है ना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान से है ना आप लोग को है ना जुड़ना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक है। और इसमें अगर किसी प्रकार का अगर लगे कि कहीं पर गलती हो गया, कुछ भी हो गया है, तो कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, है ना। जय हिंद।